नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत के लिए कहा जाता है कि भारत उत्सव धर्मी देश है। हमारे यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। और जब किसी भी देश में यदि उसके आज़ादी का उत्सव मनाया जाता है तो बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में हर देशवासी वह उत्सव मनाता है। लेकिन यदि आज़ादी का उत्सव भी यदि कोई विशेष आ रहा है, जिस प्रकार से 75वां वर्ष पर यदि उत्सव मनाया जाता है, तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि वह उत्सव केवल उत्सव नहीं रहकर महोत्सव में बदल जाता है। जी हाँ, भारत में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और विकसित होता भारत, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान रामस्वरूप जी अग्रवाल। रामस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामस्वरूप जी अग्रवाल पाथेकण पाक्षिक पत्रिका के संपादक हैं, सांस्कृतिक प्रवाह शोध पत्रिका के आप प्रधान संपादक हैं, साथ ही आप विधि महाविद्यालय में प्राचार्य भी रहे हैं। सबसे पहले रामस्वरूप जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की, हम चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों तक ये जानकारी सरल अर्थों में पहुंचे। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, किस प्रकार से कब प्रारंभ हुआ, कब तक चलेगा, किस प्रकार की गतिविधियां इसमें हो रही हैं? देखिए, इस 15 अगस्त 2022 को जी हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इस अवसर पर मनाया जा रहा है। इसके पीछे विचार ये था कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, भारत की जो महान संस्कृति रही है, उसकी चर्चा लोगों से की जाए, विशेषकर नई पीढ़ी से की जाए। और भारत की आज़ादी के लिए जिन असंख्य महानुभावों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपनी जान दी, कष्ट सहे, उन सारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नई पीढ़ी को परिचित कराया जाए। देखा जाए तो कुछ ही नाम नई पीढ़ी को जानकारी है, लेकिन भारत के हर प्रांत में और मैं मानता हूँ हर जिले में ऐसे स्वतंत्र सेनानी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तो नई पीढ़ी को ये सारे आज़ादी के सेनानी अनाम हैं या बहुत स्वल्प ज्ञात हैं। नई पीढ़ी को इसकी जानकारी कराना बहुत जरूरी है। तो भारत का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके पीछे एक भाव ये भी है। और दूसरा भाव है कि अब जो भारत प्रगति कर रहा है, उसकी भी जानकारी नई पीढ़ी को दी जाए और उसके मन में एक जोश पैदा किया जाए कि हम भारत को और आगे ले जाएंगे। और जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब हम भारत दुनिया में बहुत आगे होगा, शायद पहले स्थान पर होगा। ऐसा एक लक्ष्य सामने रख करके ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो रामस्वरूप जी का कहना है कि देश की आज़ादी में असंख्य लोगों का जो बलिदान हुआ है, उनका जो संघर्ष रहा है, उन संघर्ष की गाथा जन जन तक पहुँचे। और केवल यदि कुछ ही नाम यदि आज की युवा पीढ़ी को पता है, तो उससे आगे बढ़कर जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है, ऐसे अनाम गुमनाम क्रांतिकारियों की गाथाएं जन जन तक पहुँचे, गांव गांव तक पहुँचे, ढाणी ढाणी तक पहुँचे। ये भी एक बड़ा उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव का है। रामस्वरूप जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि अमृत महोत्सव के अवसर पर देश जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, नई नई योजनाएं जो देश को आगे बढ़ा रही हैं, उनकी भी बात इस दौरान होनी ही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश अन्य अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग स्तरों पर विकसित होता है, वो बात तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सांस्कृतिक रूप से जो उस देश की पहचान हुआ करती है, जो स्वत्व के गौरव की और स्वाभिमान की जो बात होती है, वो कहीं ना कहीं संस्कृति से आती है। क्या लगता है कि 75 वर्षों में सांस्कृतिक रूप से देश का पुनरुत्थान किस हद तक हो पाया है, कितना कुछ हो गया है, क्या कुछ बाकी लगता है? देखिए, प्रारंभ के अनेक वर्षों तक इस दिशा में भारत में कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। जो अंग्रेज जो तंत्र छोड़ के गए थे, उसी तंत्र को हम आगे बढ़ाते रहे। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी कोई बदल नहीं हुई। सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति भी हुए, बड़े फिलोसोफर थे, उनकी अगुवाई में एक आयोग बैठाया गया। तो उन्होंने, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि नई पीढ़ी को भारत का जो इतिहास है गौरवपूर्ण, उसको बताया जाना चाहिए, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से उनको परिचित कराया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में भी जितनी रिपोर्ट्स आई, कोई विशेष ध्यान उन पर नहीं दिया गया। लेकिन अभी जो शासन चल रहा है 8-9 साल से,
उसमें एक बदलाव आया है और अभी नई शिक्षा नीति लागू की गई है जी। और ये जो नई शिक्षा नीति है काफ़ी सोच विचार के बाद उसका निर्धारण हुआ है और उसका मूल बिंदु है शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए। यानी भारत की बात बताई जाए, भारत क्या है, भारत को कहाँ ले जाना है, भारत क्या था, भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत के महापुरुष, भारत के प्रति समर्पण की भावना, संस्कार, ये सारी बातें हमारी शिक्षा का माध्यम और शिक्षा के माध्यम से हम इनको बताया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव आया है। एक दूसरा जो बदलाव आया है, पहले हम सोचते थे कि भाई हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनकी चर्चा न करना, कोई सांप्रदायिक विद्वेष हो जाएगा। दरअसल में बहुत गलत था। भारत तो तीर्थों का क्षेत्र ही है, यहाँ तो कण कण में तीर्थ विराजमान है और इसलिए पिछले कुछ वर्षों में इसमें बदलाव आया है। अब देखिए काशी विश्वनाथ, ये पूरे संसार में काशी एक भारत का गौरव है और उसमें जो बदलाव आया है, यानी गंगा से लेकर काशी मंदिर तक एक जो गलियारा बना है, तो उसकी एक भव्यता फिर से स्थापित हुई है। जो सैकड़ों वर्षों से राम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष चल रहा था, राम इस देश के प्रतीक हैं, इस देश के कण कण में राम समाये हुए हैं और दुनिया भर में राम पर जितना साहित्य लिखा गया और किसी व्यक्ति पर नहीं लिखा गया, दुनिया भर में उनकी मान्यता है। तो ऐसे व्यक्ति के जन्म स्थान पर एक परकीय, एक आक्रांता का बनाया हुआ एक ढांचा खड़ा हुआ था, तो उसके स्थान पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और सबने उसको स्वीकार किया, फिर से भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक शुरुआत वहाँ से हुई है। ऐसे कई जगह ऐसा हुआ और आपसी सहयोग से हुआ। पिछले गुजरात में पावागढ़ एक स्थान है जहाँ पर काली का मंदिर है और किसी आक्रांता ने उसके गुंबद को तोड़ करके उसके मंदिर के गर्भगृह के ऊपर दरगाह बना दी थी। कोई मतलब नहीं था उसका, दरगाह बनाने के लिए बहुत सारी जगह थी। तो वहाँ जो दरगाह को पूजते थे, दरगाह के संरक्षक थे, उनसे बातचीत करके बड़े भाईचारे के रूप में ये वो मान गए इस बात को कि उसी कैंपस में दरगाह को स्थापित कर दिया जाए। तो दरगाह को वहाँ से हटा के स्थापित किया गया, दरगाह का भी विकास किया गया और मंदिर का भी विकास किया गया। एक सौहार्द की भावना से, उस सौहार्द के वातावरण में वो एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ। ऐसे पुणे में भी हुआ। तो देश भर में इस प्रकार के सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहे हैं। और देखिए गीता, ये इस देश का प्रतीक है। सारे दुनिया में गीता का ज्ञान, उसका जो दर्शन है, उसकी मान्यता है। तो अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब भी किसी विदेशी नेता से मिलते हैं तो गीता भेंट करते हैं, तो एक बड़ी बात है। एक मतलब पूरे देश में एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात चल रही है। तो रामस्वरूप जी का कहना है कि पूरे देश में सांस्कृतिक रूप से पुनरुत्थान का यह दौर चल रहा है और इन्होंने यह भी कहा कि भारत के कण कण में राम हैं, राम इस देश के प्रतीक हैं और साथ ही कण कण में राम हैं और कंकर कंकर में शंकर है। तो राम और शंकर, इनकी जो पावन भूमि है उसका जिस प्रकार से पुनरुत्थान हो रहा है, वास्तव में पूरे देश के लिए एक गौरव का विषय है। और जिस प्रकार से विदेशों से जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी गीता भेंट करते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई जीवन जीने की अनुपम शिक्षा, उससे पूरा विश्व शांति की ओर आगे बढ़ सकता है। जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में इस समय जिस तरह का कोलाहल मचा हुआ है, चाहे चीन और ताइवान की बात करें या बात करें यूक्रेन और रूस के संकट की, इन परिस्थितियों में भी यदि गीता का ज्ञान वहां तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से आने वाला समय पूरे विश्व के लिए शुभ हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। शिक्षा नीति की भी इन्होंने बात की। शिक्षा वास्तव में एक राष्ट्र का बड़ा आधार होता है। आपको जिस प्रकार के नागरिक तैयार करने होते हैं उसमें शिक्षा अहम रोल अदा करती है। रामस्वरूप जी, चर्चा आपसे ये करेंगे, सांस्कृतिक पुनरुत्थान तो निश्चित रूप से राष्ट्र का हो ही रहा है, लेकिन कहा जाता है कि शक्ति के मोर्चे पर सामरिक दृष्टि से यदि देश आगे नहीं बढ़े तो चाहे जितनी तरक्की कर ले, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। क्या लगता है सामरिक दृष्टि से हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं? देखिए, जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो एकदम से बात ध्यान में आई कि हम इस दृष्टि से बहुत पीछे हैं। हमारे सैनिकों के पास ठीक तरह के जूते भी नहीं हैं। तो अभी पिछले 8-10 साल में इस पर बहुत ध्यान दिया गया और सीमा पर सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो युद्ध सामग्री है, शस्त्रास्त्र, वो भारत में ही निर्मित हो। तो स्वदेशी का एक भाव डिफेंस सेक्टर में आया है और फिलहाल पहले 50% से भी कम सामग्री
भारत से खरीदी जाती थी और पिछले दिनों 60 से 65% सामग्री भारत से ही खरीदी जा रही है और बाहर से जो आयात हो रहा था वो कम हो रहा है। तो हमारे देश में युद्ध में काम में आने वाले वायुयान हैं और दूसरे अस्त्र शस्त्र हैं, उनका निर्माण हो रहा है। हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अब स्वयं जो है रक्षा उपकरणों का निर्माण करने लगे हैं और रक्षा का जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पहले हम आश्रित रहते थे दूसरे देशों पर, लेकिन अब न केवल हम अपने लिए बना रहे हैं अपितु बनाने के साथ साथ इन रक्षा उपकरणों का निर्यात भी हम करने लगे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि इसे कही जा सकती है। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय दुनिया में रक्षा व्यय जो है वो रक्षा के मामलों में जो हम खर्च करते हैं, अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा नंबर है। भारत तीसरे नंबर पर 5.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, अभी जो बजट आया उसमें 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट बना है। तो एक बहुत बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि भारत की सरकार इस मामले में सजग है। जी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा रामस्वरूप जी ने हमारे समक्ष रखा कि अमेरिका और चीन के पश्चात पूरे विश्व में यदि रक्षा बजट किसी देश का सबसे अधिक है तो वो भारत का है। और निश्चित रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत बुद्ध का देश है, भारत शांति का देश है। लेकिन शांति तभी स्थापित हो सकती है जब आप शक्ति संपन्न हो। हम कहते ही हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो शक्ति संपन्न होना आवश्यक है और उस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नई नई नीतियां बन रही हैं, रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है और साथ ही रक्षा उपकरण देश में ही निर्मित होने लगे हैं, एक स्वाभिमान का भाव जागृत होने लगा है। रामस्वरूप जी, चर्चा करेंगे आर्थिक रूप से भी। आर्थिक युग है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से श्रीलंका की स्थिति पूरे विश्व ने देखी है, आर्थिक रूप से भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है या किस प्रकार की चुनौतियां हैं? क्योंकि पिछला कुछ समय पूरे विश्व ने कोरोना की महामारी के रूप में देखा है। काम धंधे, उद्योग, व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। उन परिस्थितियों से क्या भारत निकल पाया है? किस प्रकार से भारत आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, एक समय ऐसा आया था जब भारत आर्थिक रूप से कंगाल होने की कगार पर था। उसमें चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे जी, और हमारा जो राजस्व था वो बहुत कम हो गया 90 के दशक के आसपास के दशक में। उस समय 20 टन सोना हमें बेचना पड़ा और 47 टन और सोने को बेचने की स्वीकृति दे दी गई थी। उसमें यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे। आज हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। सोने को बेचने की तो बात ही नहीं है, हमारा जो रिजर्व भंडार है वो बहुत ज़्यादा है और हम आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों मेक इन इंडिया ये प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी ने और उसके द्वारा ये हुआ कि बाहर की कंपनियां हैं वो भारत में आकर के उत्पादन करें, बजाय हम आयात करें वो यहाँ निर्मित करें। और ये बड़ा एक काम हुआ। पहले मोबाइल सारे भारत से बाहर से हम निर्यात करते थे, अब हम इस स्थिति में हैं, इतनी मोबाइल कंपनियां बन गई हैं भारत में कि हम इनका निर्यात करने लगे हैं जी। अब आप देखिए, खिलौने के मामले में पहले खिलौने की दुकान पर जाते थे तो चीन से बने हुए खिलौने ही मिलते थे, लेकिन अब वो उसमें बदलाव आया है। भारत सरकार ने भी खिलौना निर्माता जो कंपनियां थी उनको सहयोग किया और अब भारत में बने हुए खिलौने भी दुकानों पर बहुतायत में मिलने लग गए हैं। हम बात करें नेशनल हाईवेज बनने की, तो इस मामले में तो जो वर्तमान में जो मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 37 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन वो बना रहे हैं और यदि 4 लेन का हाईवे की बात करें तो 3-3.5 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनता है और ये विश्व का एक रिकॉर्ड है जी। इसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो योजना बनी थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चारों कोनों को जोड़ने की योजना, मोदी जी के कार्यकाल में उसको पूरा किया गया। और ये सर्वे सामने आया है कि हाईवे से 10 किलोमीटर के आसपास आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा वहाँ स्थापित होती हैं, तो एक बड़ा एक पुश जो है आर्थिक गतिविधियों को मिला। देखिए, मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए युवाओं को प्रेरित किया, नई कंपनियां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और आज 200, 250, 300 स्टार्टअप कंपनियां स्थापित हो गई हैं। और एक नया शब्द चल पड़ा है, यूनिकॉर्न। यानी एक स्टार्टअप कंपनी यदि उसका टर्नओवर 100 करोड़ हो जाता है या 1 अरब हो जाता है, डॉलर हो जाता है,
तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जा रहा है। और आज इस मामले में भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स और इतने ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। आज कम समय में 50 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स, ऐसी कंपनियां जिनका टर्न 100 करोड़ से ज़्यादा है और 200 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। यानी देश में आर्थिक प्रगति बहुत आगे बढ़ रही है। हमारे युवाओं के पास प्रतिभा भी है, मेहनत भी करते हैं वो, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें देश के युवाओं को सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी नए नए आह्वान करते हैं, नए नए शब्द उनके आते हैं, नई नई नीतियां आती हैं, निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया का बड़ा योगदान है। साथ ही नया एक टर्म उन्होंने दिया, वोकल फॉर लोकल। जिस प्रकार से खिलौने हम देखते थे कि विदेशों से ही आते थे, अधिकांश खिलौने चीन से आते थे, अब स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कलाकार हैं वो भी अपनी प्रतिभा, अपना हुनर प्रस्तुत कर सकते हैं और आर्थिक रूप से उसको किस प्रकार से मजबूती दी जाए इस पर भी सरकार गंभीरता से विचार भी करती है और योजनाएं भी बनाती है। निश्चित रूप से पिछले कुछ समय में हमने देखा है वोकल फॉर लोकल का भी बहुत बड़ा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था को पुष्ट करने के लिए दिखाई पड़ रहा है। हमारा जो जीडीपी जो है जी, इसमें 2.6 लाख करोड़ डॉलर ये इस समय है। तो हमारी विश्व की जो आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के सामने लक्ष्य रखा है कि हम शीघ्र ही 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ अरब का जो हमारा जीडीपी होगा उसकी ओर हम बढ़ेंगे। निश्चित रूप बहुत से बड़ी बात है, आगे बढ़ेंगे। रामस्वरूप जी, अब आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, आज़ादी के लिए अनेक महापुरुषों ने प्राणोत्सर्ग किया। हम राजस्थान की यदि चर्चा करें और उसमें भी बात करें कि आज़ादी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा गया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसमें राजस्थान की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ 1857 में राजस्थान में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ वो जनता के सामने उसकी गाथा बहुत कम आ पाई है जी। उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की 4 स्थानों पर छावनियाँ थी। उन 4 में से 2 स्थानों पर जो छावनियाँ थी और अंग्रेजों की उन छावनियों में जो भारतीय सैनिक थे, जब उनको पता लगा कि देश में इस आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष हो रहा है तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो अपने हथियारों सहित छावनी से आगे निकल गए और अंग्रेज एजेंट्स मिले, उनको मार दिया, उनके सिर टाँक दिए। आहुआ में मतलब इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ, नसीराबाद छावनी से लोग निकले, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ऐसा एक नारा देते हुए उधर एरनपुरा जोधपुर की छावनी से निकले और आहुआ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह जी, उन्होंने उनका बड़ा सहयोग किया। पॉलिटिकल एजेंट को मार करके उसका सिर जो है वो लटका दिया और पूरा क्षेत्र उन्होंने आज़ाद करवा लिया था। अब देखिए, कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब खां, इनके नेतृत्व में वहाँ के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने महारावल के विरोध में विद्रोह कर दिया। महारावल अंग्रेजों के समर्थक थे लेकिन उनको नज़रबंद करके और वो भारतीय सैनिकों ने कोटा को आज़ाद करवा लिया और पूरे 6 माह तक कोटा स्वतंत्र रहा। दुर्भाग्य ये रहा कि भारत के अधिकांश जो राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इसलिए वो क्रांति फेल हो गई। तात्या टोपे उसे 1857 की लड़ाई के बहुत बड़े नायक थे। वो अपनी सेना को लेकर के राजस्थान में भी आए, अलग अलग राजा महाराजाओं से मिले, लेकिन बहुत कम राजा महाराजाओं ने उनका सहयोग किया और अंत में उनको वापस लौटना पड़ा। यदि राजा महाराजा सहयोग करते तो उस समय बहुत अच्छा वातावरण, जल्दी आज़ाद हो जाता, जल्दी आज़ाद हो, निश्चित रूप से 1857 में आज़ाद हो जाता है। तो 1800 उस समय जागृत थी। 1857 की क्रांति में तो राजस्थान का जो योगदान रहा वो आपने बताया ही। उसके पश्चात निश्चित रूप से अंग्रेजों का दमन चक्र भी खूब चला और खूब प्रताड़ित भी उन्होंने किया। तो उसके बाद के जो 90 वर्ष का संघर्ष रहा, 1947 में देश आज़ाद हुआ, ये जो बीच का कालखंड है 9 दशकों का, इसमें राजस्थान में क्या कुछ बड़े आंदोलन हुए, क्या कुछ भूमिका राजस्थान की रही? देखिए, यहाँ पर अधिकांश स्थानों पर, अजमेर जैसे कुछ स्थानों पर अंग्रेजों का सीधा राज्य था, लेकिन बाकी स्थानों पर राजाओं का राज्य था और अंग्रेजों से उन्होंने संधि कर रखी थी। अंग्रेजों को हर साल एक बड़ी रकम देते थे और अंग्रेजों का एक व्यक्ति पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उस रियासत में रहता था और एक तरह से वो डिक्टेट करता था और वहाँ का जो राजा महाराजा है उसके डिक्टेशन के हिसाब से ही वो चलते थे। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कैसे उन्होंने आम जनता को प्रभावित किया। देखिए, पहले क्या था कि किसानों से जो लगान है वो फसल के ऊपर लिया जाता था
फसल हुई है तो किसान लगान देगा, फसल नहीं हुई तो लगान नहीं देगा, जितनी फसल हुई है उसके हिसाब से लगान। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस सिस्टम को ख़त्म करके और भू राजस्व की पद्धति लागू की, यानी आपकी जितनी ज़मीन है आपको उतना लगान देना पड़ेगा, फसल नहीं हुई है तो भी लगान देना पड़ेगा। तो इससे किसानों पर बड़े अत्याचार हुए, बड़े कष्ट हुए, उनको फसल नहीं हुई है, अकाल पड़ रहा है, लगान तो देना पड़ेगा, नहीं दे रहे हैं तो कोड़े पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही है। तो इसके विरोध में राजस्थान में, बिजोलिया में, बूंदी में कई जगह किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, और उन आंदोलन के पीछे जो भाव था वो अंग्रेजों से लड़ने का ही था। राजा महाराजा कई जगह बड़े सहयोगी हुए उनके, यद्यपि जो जमींदार थे नीचे स्तर पर, जो ठाकुर वगैरह थे, वो बड़े अत्याचार कर रहे थे, तो भी एक जागृति किसान आंदोलन के रूप में हुई, और बहुत सारे जो लगान वगैरह और दूसरे कर लगाए गए थे वो वापस लेने पड़े। तो एक ही आंदोलन बिजोलिया और बूंदी और कई जगह हुआ, कई उसमें बलिदान भी हुए। दूसरा एक जो हुआ कि जो भील क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र है, तो अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा 1857 की क्रांति के समय कि जनजाति के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं और वो किसी दबाव में नहीं रहते। कोई उनको दबाता है, उनको अत्याचार करता है तो सामने आके खड़े हो जाते हैं, और इसलिए वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि जनजाति दबी रहे। लेकिन यहाँ राजस्थान में गोविंद गुरु के नेतृत्व में और दूसरे कई अपने महापुरुषों के नेतृत्व में जनजाति वो संगठित हो रही थी, अपनी कुरीतियाँ दूर कर रही थी, सभा सम्मेलन कर रही थी। उनसे अंग्रेज और रियासतें घबरा गई। देखिए डूंगरपुर में जनजातीय क्षेत्र में एक सज्जन थे जो शिक्षा का प्रसार कर रहे थे। सरकार की ओर से, रियासत की ओर से कोई शिक्षा नहीं थी। उन्होंने एक स्कूल बनाई, बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रहे थे, वो उनको सहन नहीं हुआ, और इसलिए अंग्रेज सैनिक आए, रियासत के सैनिक भी थे, उन्होंने स्कूल बंद करवा दी और उस अध्यापक को पकड़ के घसीटते हुए ले गए। तो एक काली बाई 15 साल की जो एक बालिका थी, वो वहाँ पढ़ने जाती थी, उसको लगा ये क्या हो रहा है, मेरे शिक्षक को ले जाया जा रहा है। वो सामने आके खड़ी हो गई कि नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। उन्होंने कहा हम तुमको गोली मार देंगे। बोले भले ही मार दो। अंग्रेजों ने उसको गोली मार दी, गोली सहन कर ली उसने, लेकिन वो शिक्षक को नहीं ले जाने दिया उसने। तो ऐसे काली बाई जो भील कन्या थी, वीरांगना थी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ हुए। अब देखिए कि धौलपुर में एक गांव में उन्होंने कहा कि हम नीम के पेड़ के नीचे सभा करेंगे। पहले कई सभाएं होती थी, एक बड़ी सभा करना चाहते थे, अंग्रेज सैनिक आ गए, रियासत के लोग आ गए, सभा नहीं करने देंगे, बंदूक तान ली गई। तिरंगा लोगों के हाथ में था, छतर सिंह जी आगे बढ़ रहे थे, गोली चली, गोली लगी, वो गिर गए। पंचम सिंह आगे आ गए, झंडा उठा लिया, उनके गोली लगी, वो भी गिर गए। एकदम से सारे लोग सामने आ गए, सैनिकों को भाग के जाना पड़ा। तो इस प्रकार के जगह जगह 1857 के बाद भी, रियासतें होने के बाद भी, आज़ादी के अलग किसान आंदोलन के रूप में, भील जनजातीय आंदोलन के रूप में, या प्रजामंडल के रूप में यहाँ पर जागृत रही, वो एक अलग जगती रही, समाज परिवर्तन की भी और आज़ादी के प्रति भी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी विभिन्न स्थानों पर क्रांति की ज्वाला जग रही थी, क्रांति की ज्वाला जल रही थी, और तिरंगे को झुकने नहीं दिया हमारे महापुरुषों ने। यदि एक किसी क्रांतिकारी के गोली लगी तो दूसरा स्वतंत्रता सेनानी आगे आ गया और उसने तिरंगा थाम लिया। निश्चित रूप से एक के साथ एक लगातार हाथ बढ़ते गए, और फिर जो संघर्ष आगे बढ़ा उसकी परिणति हमने देखी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के रूप में। रामस्वरूप जी की बात करना, रामस्वरूप जी आपसे चर्चा अब ये करेंगे। केसरी सिंह जी की बात जी, देखिए केसरी सिंह बारहट राजस्थान के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हो गए, और रासबिहारी बोस से उनके बड़े निकट संबंध थे जी। और पूरे भारत में केसरी सिंह बारहट एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को क्रांति में झोंक दिया। उनका बेटा प्रताप सिंह, उनका दामाद, उनका छोटा भाई, सब लोग क्रांतिकारी में लगे हुए थे, पूरा परिवार। ये भारत में एक अनोखा उदाहरण है। उनके बेटे को जो बम्बई में, जो दिल्ली में जो हार्डिंग्स पर जो बम फेंका गया, उसमें उनका नाम था,
पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। केसरी सिंह जी के पीछे भी पुलिस पड़ी, उनको भी जेल हुई। तो इस प्रकार का एक उदाहरण जो है ये भारत में अनोखा मिलता है। बहुत से अनूठे उदाहरण भी स्वतंत्रता संग्राम के, यदि दस्तावेज हम पढ़ते हैं, उस समय के लेख पढ़ते हैं, तो ध्यान में आता है बहुत सारे उदाहरण आज भी हमारे को प्रेरणा देने वाले हैं। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। रामस्वरूप जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप पाथेकण के संपादक हैं, सांस्कृतिक प्रवाह शोध पत्रिका के आप प्रधान संपादक हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लेखक पत्रकार क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ पाथेकण संस्थान ने किया है? देखिए, पाथेकण के ध्यान में ये आया कि कुछ ही नाम ऐसे हैं जो जनता जानती है कि इन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जबकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जी। तो हमें ये ठीक लगा कि हम विशेषांक निकालें और उसमें ये सारी जो घटनाएं हैं उनके तथ्यात्मक रिपोर्ट उस विशेषांक में दें। तो पिछले अक्टूबर में दिवाली पर हमने स्वराज संघर्ष यात्रा, इस यात्रा में कौन कौन लोग थे उन पर एक विशेषांक निकाला। हमारे पाठकों को बहुत पसंद आया। इसमें लगभग हमारे 1.25 लाख प्रतियां छप रही हैं। तो उसी कड़ी में इस 15 अगस्त पर हम दूसरा स्वराज संघर्ष यात्रा 2 करके निकाल रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम इसमें सफल होंगे कि राजस्थान के कोनों कोनों से और देश के कोने से भी, पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण से, सिंध से जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, तो देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष हुए, जो लोगों को ज्ञात नहीं है या स्वल्प ज्ञात हैं, उनके बारे में हम पाठकों को जानकारी दें और उनके माध्यम से बाकी समाज को जानकारी मिले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो हर एक पत्रकार का, साहित्यकार का, लेखक का इस समय यह दायित्व है कि आज़ादी की गाथाएं ये जन जन तक पहुंचाएं और उस दौर में किस प्रकार से संघर्ष करके हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए यह स्वतंत्रता प्राप्त की और इसी कारण से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हम उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। रामस्वरूप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने चर्चा की, बहुत ही सरलता से आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों से भी यह आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, घर घर तिरंगे को फहराने की जो बात हो रही है, उसमें हम सब भी अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं। एक बार पुनः सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।